गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज की क्लास विद द टॉपिक एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम। रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए जितनी दिक्कत फाइनेंस की है, जितनी दिक्कत फाइनेंस की है, उससे कहीं बड़ी दिक्कत मार्केटिंग की है। और कमाल की बात यह है बच्चों कि जो लोग अभी किसी ना किसी वे में मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, उनके लिए टॉपिक को समझना बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज जितने भी ज्यादातर जो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे कनेक्ट होंगे। टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम। नमन भैया भी आपने एक चीज बोली कि जितनी दिक्कत फार्मर को फंड्स की होती है कि उन्हें पैसा चाहिए होता है, उससे भी कहीं ना कहीं उससे भी एक बड़ी दिक्कत है कि वो अपने प्रोडक्ट की क्या नहीं कर पाते, मार्केटिंग नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? और जब मैं मार्केटिंग बोलता हूँ तो एटलीस्ट बिजनेस वाले बच्चे, उनके मन में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग क्या होती है। ट्रेडिशनल सेंस में अगर मैं बात करूं, मार्केटिंग रेफर्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। मार्केटिंग वो सारी एक्टिविटीज की परफॉर्मेंस होती है। सारे बच्चे सुनो, जिनका मार्केटिंग से ताल्लुक नहीं है वो भी सुनो। मार्केटिंग वो सारी एक्टिविटीज की परफॉर्मेंस होती है जो हमारे प्रोडक्ट को हमारे से कंज्यूमर तक पहुंचाने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। जैसे अभी प्रोडक्ट देखो, पैसा चाहिए था प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, क्या करने के लिए। अब वो फसल तैयार हो गई, अब फसल की हमें सॉर्टिंग करनी है। क्या करनी है? सॉर्टिंग बोले तो ग्रेडिंग करनी है। क्या करनी है? ग्रेडिंग। समझते हो ग्रेडिंग? कौन समझाएगा? वर्मा जी ने बोला, वर्मा जी समझाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, समझा दीजिए ग्रेडिंग क्या होती है। भैया ग्रेडिंग होता है कि हम मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है उसको अलग-अलग। हाँ जी, अपने प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूस किया है हमने, उसको शेप, साइज, कलर, फीचर, क्वालिटी, प्राइस, उसके बेसिस पे उन्हें डिफरेंशिएट करना, उनका कैटेगराइजेशन करना। नहीं समझा? हम एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले थे, किन्हीं कारणों की वजह से वो प्रोडक्ट उस लेवल का प्रोड्यूस नहीं हो पाया। हम चाहते थे कि हम जो लेट सपोज हम वो टमाटो प्रोड्यूस कर रहे थे, और हम वो प्योर जो टमाटो जो प्रोड्यूस कर रहे थे, वो जितने भी ये क्या बोलते हैं बर्गर, जितनी भी कंपनी बना के बेचती है उनके लिए प्रोड्यूस कर रहे थे। उनके लिए एक स्टैंडर्ड साइज चाहिए। क्या चाहिए? स्टैंडर्ड साइज चाहिए बच्चों। और हमने वो स्टैंडर्ड साइज के ही सीड्स वगैरह यूज किए, सारी चीजें, ताकि वो जो प्रॉपर उसका जो टमाटो का जो टमाटर का जो साइज है वो प्रॉपर आए। प्रॉब्लम हो गई, फसल में प्रॉब्लम हो गई। बहुत सारे नेचुरल रीजंस हो सकते हैं, बारिश टाइम पे आनी चाहिए थी, नहीं हुई, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो साइज प्रॉपर नहीं हो पाया। हाँ बोलो। कुछ फसल कुछ हो गया, कुछ एरिया में हो गया, है ना, और कुछ नहीं हुआ। तो हमारा एक स्टैंडर्ड था कि हमें तो यही साइज का क्या करना है, टमाटर प्रोड्यूस करना था। नहीं बन पाया, क्या कीजिएगा, सारे को एक ही जगह निकालिएगा, पूरे की पूरी फसल को, आधी वो बनी है आधी वो बनी है, तो सारी को एक जगह निकालिएगा, क्या अलग अलग कीजिएगा। इसी को बोलते हैं ग्रेडिंग। क्या बोलते हैं? ग्रेडिंग के पहले बेटा एक काम और करना पड़ेगा, असेंबली। क्या करना पड़ेगा? पहले असेंबल भी तो करना है, इकट्ठा भी तो करना है प्रोडक्ट को। जब हार्वेस्ट करोगे उसे, है ना, तो असेंबल भी तो करोगे। असेंबल करके क्या करना पड़ेगा? ग्रेडिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ग्रेडिंग। ग्रेडिंग करने के बाद उसकी आपको पैकेजिंग करनी हो सकती है। क्या करनी हो सकती है? पैकेजिंग करनी हो सकती है, उसकी लेबलिंग करनी हो सकती है, यानी कि जो पैकेजिंग है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन। बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना मेरे से कि मैं उनके बारे में बोलूंगा, जिनको इनके बारे में जानना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मार्केटिंग चैप्टर पढ़ सकते हैं तो आपको चीजें बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगी, है ना। रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि जिनका बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है तो उनको इतनी बातें मेरी समझ में आ जाएगी मैं क्या बोल रहा हूँ, पैकेजिंग और लेबलिंग। और जिनका है बैकग्राउंड, अगर उनके लिए मैं अभी वापस से रिपीट करूंगा तो मेरे को गाली देंगे कि बहुत डिटेल में हम उधर महाभारत पढ़ रहे, इधर मत रिपीट करो ये कार्यक्रम।
तो उसकी पैकेजिंग करनी है, उसके ऊपर हमें इंफॉर्मेशन देनी है, वो लेबलिंग हो गई। क्या हो गई? यही काफी नहीं है, अब उसकी डिमांड पता नहीं कब के कब आएगी, उसे हमें स्टोर करके रखना है। क्या करके रखना है? वेयर हाउसिंग चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा, फिर हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन की मीडियम अवेलेबल हो, रोड्स अच्छी हो उधर, से नो प्रोसेसिंग सेंटर, तो जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर सके, प्रोसेस कर सके, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है ना, बहुत तमाम चीजें, बहुत सारी एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी होगी। तो एक फार्मर के सामने केवल यही दिक्कत नहीं है कि उसको पैसा नहीं मिल पा रहा, पैसा अगर मिल भी जाए, फसल अगर तैयार हो भी जाए, तो उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और वो प्रॉब्लम्स किन एरियाज में है? उन एरियाज में जो एरियाज मैंने अभी आपको बोले, कि उसको नहीं पता कि कैसे पैकेजिंग करनी है, उसको नहीं पता कि असेंबलिंग करके मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, उसको उसकी सॉर्टिंग करके माने ग्रेडिंग करके मैं अच्छा पैसा बना सकता हूँ, उसकी पैकेजिंग अगर मैं कर दूं, लेबलिंग कर दूं, ट्रांसपोर्टेशन मेरे पास हो, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज हो, तो चार चांद लग जाएंगे। इन एरियाज में भी क्या है, दिक्कत है। और इन सब की स्टडी, नमन भैया, जब हम उधर पढ़ चुके हैं बिजनेस में, तो यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हो? हम वहां पे पढ़ रहे हैं मार्केटिंग। क्या पढ़ रहे हैं? मार्केटिंग। यहाँ पे पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। क्या पढ़ेंगे? उसी मार्केटिंग को किससे रिलेट करेंगे, स्पेसिफिक मार्केटिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक ही वही है, एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम। हल्का सा अगर आपको ये टॉपिक के बारे में कुछ अंदाजा लगा हो, तो पढ़ना चालू करोगे। क्या समझ में आया? खुशी आप बताइए। भैया एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोसेस हम जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम असेंबलिंग करते हैं, असेंबल करते हैं, गुड, पैकेजिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, स्टोर करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना। ये सारी इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। और अगर तुम रिलेट करोगे तो ये कुछ नहीं है, ये वही है, द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। द परफॉर्मेंस ऑफ कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज? जो मार्केटिंग एक्टिविटीज है, खासकर उनकी, जो हेल्प करती है अपने प्रोडक्ट को अपने से कस्टमर तक पहुंचाने में। और यहाँ पे बस वो जो हम एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं, वो टू द स्पेसिफिक किसके लिए पढ़ रहे हैं? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए? तो यही एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है। देखते हैं, पहले तो एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम देखते हैं। रूरल पीपल नॉट ओनली फेस प्रॉब्लम्स कंसर्निंग फाइनेंस। जो गांव में बसने वाले लोग हैं, दूर दराज के इलाकों में, जो रूरल भारत में जो बसने वाले लोग हैं, उनको केवल पैसों की ही कमी नहीं है, बट ऑल्सो एनकाउंटर डिफिकल्टीज इन मार्केटिंग देयर गुड्स। उनको किसमें भी दिक्कतें आती है? अपने गुड्स की मार्केटिंग में। Thus, the issue of agricultural marketing needs urgent attention in the scheme of securing rapid rural development. तो क्या बोल रहा है बच्चों? तो जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का जो इशू है ना, नीड्स अर्जेंट अटेंशन, इसको हमें प्रॉपर अटेंशन पे करने की जरूरत है, इस पे हमारा ध्यान आकर्षित होने की जरूरत है इन द स्कीम ऑफ सिक्योरिंग रैपिड रूरल डेवलपमेंट, ताकि हम क्या कर सके, जो रूरल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो तेजी से हो सके। मतलब सरकार को भी इस पे क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, बाकी दूसरे लोगों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। केवल पैसों की ही दिक्कत नहीं है, और भी बहुत सारी दिक्कत है, इन पे हमारा क्या होना चाहिए, इमीडिएट अटेंशन हमें पे करना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीजें सुधार लेंगे, तो अच्छा प्रोडक्ट होने के बाद भी जो हमें नुकसान उठाना पड़ता है, वो नहीं उठाना पड़ेगा। मैंने बात की थी किसकी? डिस्ट्रेस सेल की। किसकी बात की थी? भाई देखो, प्रोडक्ट बढ़िया है, सारी चीजें बढ़िया है, लेकिन इमीडिएट बेचना पड़ रहा है, क्योंकि दिक्कत है, स्टोर नहीं करके रख सकते, तो बताओ सही दाम नहीं मिलेगा शायद। देखो, सामने वाला भी तो क्या करता है, अकॉर्डिंगली बात करता है। मान ले जिसको मैं सप्लाई करूंगा प्रोडक्ट, उसे पता है इसका प्रोडक्ट कहाँ पे रखा है, इसके पास वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं है, इसका प्रोडक्ट बाहर रखा है, और ये एक रात भी नहीं उतार सकता, क्योंकि इसका प्रोडक्ट अगर ये बाहर रखा रहा तो खराब हो जाएगा। तो सामने वाले को समझ गया, ये बेचेगा ही बेचेगा, इसको जरूरत है, वो डोमिनेट करेगा तुम्हें। तो तुम्हें क्या लगता है, वो अच्छे भाव पे खरीद लेगा? लेकिन जब अगर हम फार्मर है और हमारा प्रोड्यूस, हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमारे वेयर हाउस में लगा हुआ है, हमारे स्टोर में लगा हुआ है, हमें अगले 10 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने उसे डीलिंग करने के लिए बुलाया, वेयर हाउस के अंदर ही बुलाया, बैठ भाई करते हैं, डीलिंग करते हैं, है ना। 20 रुपए किलो का माल है हमारा, कह रहा है जी मैं तो 12 रुपए किलो दूंगा। कितने दूंगा? बात ही नहीं करते हैं। तू आया क्यों, तुझे चाहिए क्यों, हम बेचते ही नहीं भाई। कह रहे भाई तो गुस्सा हो रहे हो आप, गुस्सा हो रहे हो आप, तो सुनो ना, सुनो, क्यों वो ऐसे क्यों बोल रहा है अभी?
क्योंकि इसे पता है कि वेयर हाउस के बाहर बात नहीं हो रही, वेयर हाउस के अंदर बात हो रही है, और इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसका माल प्रॉपरली सेफ है। लेकिन अगर यही बात किसके बाहर हो रही होती, वेयर हाउस के बाहर हो रही होती, माल बाहर रखा है, तो बोलता है 12 तो मैंने बोल दिया, 10 रुपए रेट है इसका, ठीक है ना। अब जो उसने बोला ना कि भाई, जो हमने ये बोला था कि हमने बेचा नहीं है, तुम आए क्यों हो, हमें कहा टाइम फूटी की तुमने अपनी, है ना, और वो बोला भाई साहब गुस्सा क्यों हो रहे हो, यही स्टेटमेंट हमें बोलना पड़ता, भाई साहब तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। नहीं, 10 के हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपने 10 के कितने बोले, 12 बोले, लेकिन आप एक बार फिर से सोच समझ लो, है ना? मजबूरी है ना, इसलिए बोलना पड़ रहा है। दैट्स व्हाई हमें एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को काफी क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, अगर हम वाकई में क्या चाहते हैं, रूरल डेवलपमेंट चाहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस, ये एक्टिविटी है, प्रोसेस है, दैट इन्वॉल्व्स, जिसमें क्या होता है, असेंबलिंग, जहां पे आप हार्वेस्टेड प्रोडक्ट को क्या करते हो, असेंबल करते हो, उसे क्या करते हो, प्रोसेस करते हो, क्या करते हो, प्रोसेस। देखो जैसे मैं आपको कल को शेयर करूंगा अमूल की केस स्टडी या बाकी दूसरे भी जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से जो रिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि जैसे अमूल है, अमूल क्या करती है, अमूल अपने प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूस होता है उनका, उसे वो प्रोसेस करती है 3 लेवल पे, एक तो लोकल लेवल पे, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फिर वो स्टेट लेवल पे। मतलब वहां से, जैसे अमूल के लिए मैं एग्जांपल में अगर आप बेस में लेके चलो, जिसको मैं मतलब जितनी भी ये चीज है ना, सारी चीजें मैं अमूल को बेस में रख के समझाऊंगा आपको, तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अच्छा एक बार बताओ बच्चों, कहीं ना कहीं वो जो अमूल है, वो डेयरिंग से मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटी से रिलेट करती है, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेट करती है, सी और नो। सबसे पहला टास्क उनके लिए क्या है अमूल के लिए? हाँ बोलो ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ, मिल्क में क्या करना है, असेंबलिंग इन द सेंस कि वो इकट्ठा करना है। हालांकि जो असेंबलिंग होती है वो बहुत खास किस्म की एक्टिविटीज में यूज की जाती है, जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें जब जोड़ना होता है तो उसे बोलते हैं असेंबलिंग, तो वैसे लेकिन यहाँ पे थोड़ा जनरल सेंस में यूज हो रहा है असेंबलिंग, ठीक है ना, कि वो हमें इकट्ठा करना है, क्या करना है भाई। सबसे पहला टास्क तो अमूल के लिए यही है ना कि उन्हें क्या करना है, जितना भी गाँव से दूर दराज के इलाकों से जो है वो मिल्क को क्या करना है, इकट्ठा करना है, फिर उसे क्या करना है, प्रोसेस करना है, क्या करना है, प्रोसेस। वो सारे दूध को एक जगह इकट्ठा करेंगे, उसकी पीएच वैल्यू क्या करेंगे, चेक करेंगे, उसकी फैट चेक करेंगे, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग उसे प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस इन द सेंस कि उतनी पीएच में या उसमें उसकी फैट में क्या क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, वो चीज देखेंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि जितना भी सारा का सारा मिल्क है वो ये ऐसी रिक्वायरमेंट का हो कि जिससे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन जाए, नहीं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि अगर उसकी फैट कम है या ज्यादा है, उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, लोड करते हैं कि इसको प्रोसेस करके हम इसके लिए इसकी प्रोडक्शन के लिए भेजेंगे, बाकी दूसरे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए भेजेंगे। प्रोसेस असेंबल करने के बाद क्या करना है, प्रोसेस करना है। वंस अगेन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, जिस प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल हैंडलिंग होता है, देन उसे प्रोसेस करना होता है। क्या करना होता है, प्रोसेस। फिर प्रोसेस करके, जैसे मैंने अभी बता दिया कि ये मान लिया इसकी फैट ये आई तो इसको इस काम में ले सकते हैं। मान लिया फैट बहुत कम आई उसकी, है ना, तो उसको जैसे बोलते हैं सेपरेटा, ऐसा बोलते हैं ना कि तो सेपरेटा बना देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये चीज होती है, उसके भी अपने यूज केस होते हैं, ठीक है। तो उसकी ग्रेडिंग कर देंगे अलग अलग। सबसे पहले क्या किया, असेंबल किया, है ना, वो मिल्क वाला एग्जांपल बेस में चलना चाहिए तो समझ में आ जाएगी। असेंबल किया, फिर उसे प्रोसेस किया मशीनरी में डाल के, प्रोसेस जब हो गया तो उसकी फिर क्या की, अलग अलग कैटेगरी में क्या किया, डिवाइड किया। जब अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया तो फिर उसकी क्या करेंगे, पैकेजिंग। अच्छा वो मेरे को बताओ, मतलब मेरे को थोड़ा ज्यादा पता नहीं है, आपको शायद पता होगा, वो अमूल की जो पैकेजिंग आती है, मिल्क की जो पैकेजिंग आती है, वो भी अलग अलग आती है ना, कम वाली ज्यादा नाम है उसके कुछ अलग अलग, पता है, फुल क्रीम आता है, हाँ, और मतलब 2-3 क्या आते हैं, उन्होंने कैटेगरी बना के रखी है। तो वो जो उन्होंने क्या किया था, ग्रेडिंग करी थी, क्या करी थी, अब उसकी क्या करनी है, पैकेजिंग करनी है। वरना तो इंसान तो ये भी बोलेगा, चाहे वो फुल क्रीम हो चाहे वो कोई दूसरा हो, वो तो बोलेगा दूध तो दूध ही है। लेकिन तुम्हें तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ऐसा। तो पैकेजिंग करनी, क्या करनी है, पैकेजिंग करके बस बन गया, हो गया काम।
अरे आज प्रोड्यूस हुआ है, आज के आज ही बिक जाएगा हमारा प्रोडक्ट, आज के कंज्यूम हो जाएगा। एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 6 महीने, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट कैसा है। एक साल उसे स्टोर करके रखना पड़ सकता है कि नहीं रखना पड़ सकता है। हाँ जी, और ये तो बाकी सारे बच्चों को तो पता ही है, लेकिन क्लास में कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि वूलन के क्लॉथ की प्रोडक्शन होती है गर्मियों में और सेलिंग होती है विंटर्स में, सर्दियों में। तो मीन टाइम में क्या कीजिएगा, स्टोर तो करके रखना पड़ेगा ना। जो कॉटन के क्लॉथ होते हैं उनकी प्रोडक्शन होती है सर्दी में और सेलिंग होती है, वेयर हाउसिंग तो करनी पड़ेगी। वेयर हाउसिंग मतलब स्टोरेज, स्टोर तो करके रखना पड़ेगा हमको। जैसे सारे बच्चों को ये भी पता है कि जो वो होते हैं कॉटन की क्लॉथ होते हैं उनकी सर्दी में भी क्यों होती है। हमारे एरिया की अगर बात करोगे, बाकी का नॉर्मली सूरत में है, सूरत में क्या है, सूरत में या बाकी गुजरात के अलग अलग इलाकों में, अहमदाबाद वगैरह में क्या है, प्रोडक्शन होती है। क्यों वहीं पे क्यों लगी हुई है वो कॉटन के उनके जो मील। मैंने क्वेश्चन में पूछा था आपको, इसमें पूछा था धागे को क्या चाहिए, नमी चाहिए। तो उसकी प्रोडक्शन गर्मी में नहीं होती कॉटन की, वो कब होती है, सर्दियों में होती है। लेकिन दिखता कब है, तो हमें क्या चाहिए, उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्टोर कर दिया, अब आई मार्केट से डिमांड, उसे ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, ये ट्रांसपोर्टेशन है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और उसे अलग, वेरी गुड, उसे अलग अलग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से लिंक करना पड़ेगा, उसे भी कस्टमर तक पहुंचाना है। अमन भैया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन? ट्रांसपोर्टेशन में तो आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करोगे, कैसे कैसे आपको प्रोडक्ट को किस मीन्स के थ्रू आपको करना है, वेदर आपको बाय फुट डिलीवर करना है आपके प्रोडक्ट को, आपको हॉर्स कार्ड यूज करना है, आपको 4 व्हीलर यूज करना है, 2 व्हीलर यूज करना है, ट्रेन यूज करनी है ना, कोई तो आपको एयर मीडियम यूज करना है, वाटर मीडियम यूज करना है, वो डिपेंड करता है कि आपको कहां पे सप्लाई करनी है, कितने टाइम के अंदर करनी है, कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, वो चीजें है। ठीक है ना। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अरे जिन चैनल्स के थ्रू, जिन लोगों के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को क्या करोगे, कस्टमर तक पहुंचाओगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, ठीक है ना। तो ये सारे लोग, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ठीक है ना। ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, यहाँ पे शब्द इन्होंने जोड़ दिया, सारी चीजें मार्केटिंग वाली है जो भी मैंने अभी तक बताई, बस एक शब्द क्या जोड़ा, किसके लिए, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए, अक्रॉस द कंट्री। क्योंकि हम यहाँ पे जनरल मार्केटिंग नहीं पढ़ रहे, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं। तो जब हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो किन प्रोडक्ट के लिए पढ़ेंगे, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए। वंस अगेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग? सारे बच्चों को ये एक एक शब्द बिल्कुल सीख, मैंने जो शब्द लगाए ना बिल्कुल सीक्वेंस में लगाए, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ताकि आपको मतलब इसको ज्यादा याद वगैरह ना करनी पड़े, आपको खुद समझ में आए कि इसके बाद अब ये होगा, इसके बाद ये होगा। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में सबसे पहले प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। चाहे तो एक चीज और लगा सकते हो, पैकेजिंग के बाद लेबलिंग लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो भी इसमें है। ठीक है ना। वंस अगेन, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ग्रेडिंग के बाद पैकेजिंग, लेबलिंग हो सकती है, वो एक ही बात है। डिस्ट्रीब्यूशन किसका? वेरियस एग्रीकल्चरल कमोडिटी अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री, पूरे देश में। ठीक है ना। इसी को बोलते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। An agricultural marketing system is an efficient way. Agricultural marketing system एक efficient तरीका होता है by which the farmers can dispose their surplus produce at a fair and reasonable price. लाइन तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, लेकिन गहराई भी है थोड़ी सी लाइन में। हाँ जी, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम एक एफिशिएंट वे है, मतलब ये एक बेस्ट तरीका है। खाली प्रोडक्ट को, अच्छे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से कोई फायदा नहीं होगा, ये सारी आपको एक्टिविटीज भी अच्छे वे में ही अवेल करनी पड़ेगी, तब आप मनचाहा प्रॉफिट कमा सकते हो। यस और नो? अदरवाइज क्या होगा, लॉस करके बैठो, क्योंकि डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ जाएगी आपको।
तो कह रहे हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक बेहतर तरीका है ना, बेस्ट एंड बेस्ट तरीका है बाय विच द फार्मर, जिस सिस्टम के थ्रू फार्मर डिस्पोज कर सकते हैं। डिस्पोज मतलब हाँ उसे मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देयर सरप्लस प्रोड्यूस, किसको? सरप्लस प्रोड्यूस एट अ फेयर एंड रीजनेबल प्राइस। फेयर प्राइस पे या रीजनेबल प्राइस मतलब उचित दाम पे, मतलब ऐसा नहीं कि उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो गया, ठीक है ना। सारी चीजें समझ में आ गई, बस मुझे एक बार ये और समझा दो। तो सरप्लस प्रोड्यूस क्यों बोल रहा है? खाली प्रोड्यूस बोलता है तो क्यों नहीं बोल रहा है? हाँ, एक्स्ट्रा। वेरी गुड, आप कुछ बोल रहे हो। एक्स्ट्रा भी ज्यादा प्रोड्यूस करा, ज्यादा मतलब कैसे ज्यादा हो गया? फार्मिंग कर रहा था। हाँ, खाली कमर्शियल फार्मिंग की बात नहीं है। एक बात तो बताओ, अगर कोई बंदा सरप्लस इसलिए बोला है कि जितना जितना उसको जरूरत लगेगी उतना तो अपना रोक के रखेगा ना, बाकी जो बचेगा उसे क्या करेगा? बेचेगा। दैट्स व्हाई सरप्लस वर्ड यूज किया है। ऐसे कोई ना हो, मान लो वो टमाटर बनाता है तो सारे के सारे पहले बेचेगा सस्ते में और फिर महंगे से उसमें फिर खरीदेगा, ठीक है ना। भाई अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो क्या करेगा, वो रोक के रखेगा, बाकी निकाल देगा। खैर टमाटर के केस में बहुत ज्यादा नहीं रोक के रख सकता बिकॉज पेरिशेबल है, लेकिन अगर व्हीट है, राइस है, बाकी पल्सेस वगैरह है तो उनको तो रोक के रख सकते हैं ना साल के साथ। फिर तो जितना पूरा ईयर का कंजप्शन होगा तब तक अगली फसल नहीं हम चालू करते या वो हार्वेस्ट नहीं होती, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक इमेज में देख सकते हो बच्चों आप, इनपुट डाला हमने। इनपुट डालने में क्या प्रॉब्लम थी? पैसे की कमी थी, वो सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, वो कल पढ़ा हमने, है ना। अब क्या हुआ? प्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया? अब प्रोडक्शन में से क्या करना है? प्रोसेस करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको मार्केटिंग करनी है, इसकी पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग। इनफैक्ट ब्रांडिंग भी चाहे तो ब्रांडिंग भी बोल सकते हो आप, सारे बच्चों को पता है, ठीक है ना। और फाइनली ये किसके पास तक पहुंचता है बच्चों? ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते वक्त, है ना। फाइनली ये इसका जो डेस्टिनेशन होता है प्रोडक्ट का, वो वहां तक पहुंचता है। अल्टीमेटली मकसद तो किसके पास तक ही पहुंचाना होता है, ठीक है ना। अब ये तो हमने देखा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होती है। अब असली मुद्दा तो ये है, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट कब होगा? जब हमें ये पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है। भाई प्रॉब्लम को ही तो सही करेंगे, तो प्रॉब्लम तो पढ़नी पड़ेगी कि प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर। जब हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की बात करते हैं तो फार्मर्स को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि 12th लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, क्योंकि चैप्टर का जो हार्ट है वो ही ये है। क्योंकि हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट कब करें? डेवलपमेंट करने की अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, दिक्कत को सुधारना है। तो दिक्कत बच्चों को पता होनी चाहिए कि भाई हमारे रूरल एरिया में क्या दिक्कत है, ताकि अगर हमें ही बेहतर करना पड़ जाए अपना क्या ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, तो ये तो पता हो कि दिक्कत है क्या, कहाँ पे है, किस चीज को सुधारेंगे। तो वो चीज है। पहला क्या है बच्चों? मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। बताओ, ये बात कोई नहीं तो है नहीं। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं किसको? स्मॉल स्मॉल फार्मर्स। किसको? स्मॉल स्मॉल फार्मर्स। उनको एक्सप्लॉइट करते, क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट। एग्जांपल बस अगर ये बोल दूं कि वेयर हाउस के अंदर अगर बात होती है तो अलग होती है बात, वेयर हाउस के अगर बाहर बात होती है तो अलग होती है। तो अंदर से बाहर से मेरा मतलब ये है कि अगर सामने वाले को ये पता चल जाता है कि इसके पास वेयर हाउस है तो बात अलग होगी, और अगर उसको ये पता चल जाता है इसके पास वेयर हाउस या स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है तो बात अलग होगी। और एक्सप्लॉइट कहाँ पे करेगा वो? जब उसके पास वेयर हाउस नहीं हो। और खाली वेयर हाउस की क्यों बात करते हैं, बाकी चीजों की भी बात करनी चाहिए। जब हमारे पास असेंबलिंग सिस्टम नहीं है, जब हमारे पास प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं है, जब हमारे पास हम ग्रेडिंग नहीं कर सकते। सुनो, ध्यान से सुनो। अब एक चीज सुनो, मान लिया हमने जो फसल हमारी तैयार होकर के आई है उसमें 60% स्टैंडर्ड क्वालिटी का माल है, 40% एक पोर्शन हमारा, मान लिया उधर पानी बह गया, बारिश तेज हो गई थी, वो सारा पानी दूसरे ही बंदे के खेत का पानी भी निकल करके हमारे पोर्शन में निकल गया, फसल वो एक पर्टिकुलर एरिया खराब हो गया, ठीक है ना। तो उसमें प्रोडक्टिविटी को सफर करना पड़ा। 60% जो हमारी फसल है प्रोड्यूस है वो बराबर है, 40% बराबर नहीं। हमने उसकी ग्रेडिंग नहीं करी। क्या नहीं करी? हमें अकल ही नहीं थी ना, हमारे को आती थी कैसे होगी कैसे नहीं होगी, है ना, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा। हम तो सीधे रास्ते के चलने वाले थे, फार्मर की बात कर रहा हूँ, हम तो सीधे रास्ते के चलने वाले थे। हमने सारे प्रोड्यूस को इकट्ठा किया, जाकर के किसको? ट्रेडर जो है उसे दिखाया, भाई ये है माल। उसने कहा अच्छा ये है माल,
तुम बताओ ट्रेडर, तुम्हें क्या लगता है ट्रेडर स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला तुम्हारा टमाटर उठाएगा या वो जो भाई आता है सबसे पहले उठाएगा? क्यों उठाएगा वो बेकार? उसे तो सस्ते में चाहिए ना। तुम वो 60% की बात करोगे, वो बार बार वो 40% दिखाएगा, ये देखो क्या स्वाद है। वो तो यही बोलेगा ना क्या स्वाद है, ये होता है बताओ, ये तो कहीं यूज में भी नहीं है, ये तो मैं ले रहा इस, हाँ वो तो मैं ले रहा हूँ, वो तो टमाटो केचप भी बनाना पड़ेगा। है? अब तुम कुछ भी बोलो, तुम ये भी बोलोगे नहीं भाई मोमोज की चटनी में तो 10 रुपए किलो वाले डलते हैं, या 10 के 2 किलो, जो 10 के 2 किलो ये है, यही तो है, यही तो डलेगा, इसलिए तो इसका यही भाव बोल रहा हूँ मैं। लेकिन सुनो, मजाल उसकी कि तुमने अगर ग्रेडिंग कर दी होती और वो तुम्हारे प्रोडक्ट पे आरोप लगा के वो बोल दे कि ये उसकी मोमोज की चटनी में डलने वाला है, ठीक है ना, कान गिरी से रपट मार के निकाल देते उसे बाहर, निकल हाथ मत लगा दियो। और इसको अगर तुमने ग्रेडिंग की होती, नहीं समझ में आता ना बेटा, तो आज जाना किसी वो वेजिटेबल मार्केट में जाओ, फ्रूट मार्केट में जाओ, और जिस बंदे ने ग्रेडिंग करके रखी है ना उसको एक बार बोल के देखना, जिसने ग्रेडिंग करके रखी है, एक तो उसने एक तो इधर इसको मतलब इधर लगा के रखे हैं और एक इधर लगा के रखी है। उसको बोल के देखना, उसको बोल के देखना, अरे अंकल क्या है ये, यही तो है, तो वो तुम बताएगा। तुम एक बार सुनो ना, जब वो अरे तुम इधर से निकलोगे अभी, अभी वो फोर फ्रंट पे लगा के रखते हैं और तुम से उनसे बिना पूछे तो उठा के तो देखो, तुम उसके फोर फ्रंट पे थे भाई, फ्रंट पे से हाथ पकड़ के तुम्हारा अपना प्रोडक्ट वहीं पे रखवा के चलता कर देंगे निकल यहाँ से, ठीक है ना। इधर से उठाने का हम अपनी मर्जी से बताएंगे कहाँ से उठाना है, या पहले हमारे पूछा तुमने सारा खराब करेगा हमारा ही सिस्टम। ग्रेडिंग करके रखी है, क्या करके रखी है? एक चीज और बताओ मैं तुम्हें, इस तरह की बदतमीजी तुम्हारे साथ वो नहीं करेंगे। कई बार तुमने ऐसे वेंडर देखे होंगे जो आपके गली मोहल्ले में आते हैं और जो कुछ नहीं लगा के रखते, वो तो टेंशन फ्री है, वो तो साथ भर के रखते हैं वैसे ही। उनके यहाँ पे तो आंटी देखना, आंटी कहते मतलब जिसकी जो मर्जी, जो जहाँ से मर्जी आ रही है वो वहां से उठा रहा है, सारे ऊपर से हटा हटा के नीचे नीचे से उठा रहे हैं, और वो कुछ कहता भी नहीं है क्योंकि उसने ग्रेडिंग नहीं करके रखी है। उससे तुम सस्ते में भी ले लोगे क्योंकि उसने ग्रेडिंग नहीं करके रखी है, लेकिन जिसने ग्रेडिंग करके रखी है ना, मजा ये कि तुम्हारे तुम उसके प्रोडक्ट के हाथ लगा दो और तुम वो कुछ उल्टा सीधा बोल दो, अपने हिसाब से बेचता है वो। बात समझ में आ रही है? तो वो ही एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या है। तो अब इससे ज्यादा और क्या फील ले सकते हो एग्जांपल की, तो कह रहे हैं कि अगर क्या है एग्रीकल्चर और मार्केटिंग में क्या है दिक्कत है ना, जो कि है ही है, ये बात किसी से छिपी भी नहीं है। तो वो दिक्कत है क्या? दिक्कत ये है कि बड़े बड़े ट्रेडर क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि तुमने वो प्रोसेस नहीं करके रखा है, तुमने ग्रेडिंग नहीं करके रखी है, तुम्हारे को असेंबलिंग नहीं करनी आ रही, पैकेजिंग नहीं करनी है, ब्रांडिंग नहीं आ रही। अच्छा वही तो देखो, रामदेव जैसे लोग क्यों फायदा उठाते हैं, बोलो ना, रामदेव जैसे लोग फायदा क्यों उठाते हैं? क्योंकि रामदेव के पास क्या है, मार्केटिंग सिस्टम है। क्या है? मार्केटिंग सिस्टम। रामदेव जाके खेती नहीं करता, समझ में आ रही ना, उसके लोग जाके खेती नहीं करते, है ना। वो क्या है, ब्रांड बनाया उसने, क्या बनाया, ब्रांड बनाया। माल तो किसका ही है, कोई फार्मर का है, वही फार्मर बेचता है, तो वही माल कोई 20 रुपए किलो भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है, और वही हंसी खुशी से जाकर के लोग 45 रुपए किलो उसको ही करके खरीद के भी लेके आते हैं, लाते कि नहीं लाते हैं, और अपने आप को क्या करते हैं, प्राउड भी फील करते हैं। देखो पैकेज प्रोडक्ट ले रहे हैं, फर्क किसका है, मार्केटिंग का। किसका फर्क है, और मेहनत की किसी और ने, ज्यादा मेहनत की किसी और ने, मजा लिया किसी और ने। बात समझ में आ रही है? पैसा फार्मर ने उतना नहीं कमाया होगा जितना उसने कमाया है, तो ये समझ लो, और जबकि मेहनत कम लगी है। लेकिन बात तो वो ये कि सारी चीजें मेहनत से नहीं होती ना, दिमाग में तो कोई चीज होती है, तो वो चीज है। अगर यही चीज कौन करेगा, यही एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करेगा, फार्मर परफॉर्म करेगा, तो नो डाउट फार्मर भी क्या कमाएगा, ज्यादा पैसा कमाएगा। तो वही बोल रहा है, मैनिपुलेट करते हैं बड़े ट्रेडर्स। चलो जी, कौन पढ़ेगा इसको? जैन साहब पढ़। सुनो भाई सारे बच्चे सुनो ध्यान से। बिफोर इंडिपेंडेंस farmers suffered from various unfair trading participated like manipulation and over accounts very good misleading
एक्सप्लॉइटेशन, हम्म, selling their product to traders. मित्तल साहब मतलब भी बता दो इसका। ये सारे बच्चे पढ़ के रखो, किसी का भी नंबर आ सकता है। मतलब जो इंडिपेंडेंट फार्मर होगा, अच्छा, वे इंडिपेंडेंट फार्मर, जो इंडिपेंडेंट फार्मर बस बात बदल के क्या वंश भैया आजादी से पहले फार्मर थे, बहुत सारी अनफेयर ट्रेड का शिकार होते थे। शिकार होते थे, जैसे उनके अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते थे, बहुत बढ़िया, मिसलीड करते थे, उन्हें मिसलीड किया जाता था। तो उनका कोई मिसलीड कैसे किया जाता? तो ये तो कह रहा है फार्मर को, कह रहा है ट्रेडर को, तो ये तो कह रहा है, ये तो खुश हो रहा है तेरा प्रोडक्ट बढ़िया है, कोई नहीं। हाँ, मैं भी आ गया, वो तो हाँ है ना की बात है, कोई और लेने का भी नहीं है। हाँ है ना की बात है। देख अभी तू बोलता है तो अभी की बात है, बस अभी की बात है। अभी हाँ बोलता है तो ठीक है, इतने में डन करते हैं। नहीं तो मैं चला गया ना, मैं एक बार में चला जाऊंगा, मैं दोबारा नहीं लूंगा और कोई लेगा नहीं, इसे फेंकना पड़ेगा। वो कुछ नहीं कर रहा है, वो तुम्हें डरा रहा है, वो तुम्हें मिसलीड कर रहा है। क्या कर रहा है? मिसलीड कर रहा है। इस तरह का कार्यक्रम करते थे, बिल्कुल सही बोल रहे हो। आगे एक्सप्लॉइटेशन करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, मतलब जिस तरीके से होते थे तुम्हारे को यूज करते थे, तुम्हारे को बोले तो फार्मर को एक्सेट्रा, व्हाइल सेलिंग देयर प्रोड्यूस टू ट्रेडर्स। जब वो क्या करते थे, हाँ, जब वो अपने प्रोडक्ट को किसको बेचते थे, ट्रेडर को बेचते थे, तो उनको वो थे मैनिपुलेट करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, मिसलीड करते थे वगैरह वगैरह। ठीक है ना? तो एक तो ये दिक्कत थी। दूसरा है लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। किसान भी तो भोला भाला था, उसे ये नहीं पता चल रहा है कि मार्केट में क्या, मार्केट इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना? वो बेचारा 5 रुपए किलो टमाटर बेच के बैठ गया, 50 रुपए किलो बिक रहा है यही टमाटर मार्केट में, उसे लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी मार्केट में बिकता है 50 रुपए किलो। शायद उस मार्केट का पता चल जाए तो उसके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हो जाए, 2-4 दिन को स्टोर करके रख सके, है ना? तो यही जो 5 रुपए किलो में माल बिक रहा है 50 रुपए में बेच सकता है। बात समझ में आ रही ना? तो उसे बेचारे को नॉलेज ही नहीं है, तो ये दिक्कत है। तो लोगों को अवेयर करना है, मतलब फार्मर्स को क्या करना है, अवेयर करना है। तो ये भाई इसका रेमेडी तो यही होगी ना। आगे वो बोल रहा है इसमें, फार्मर्स वर ऑफन फोर्स टू सेल एट लो प्राइसेस। फार्मर को फोर्स किया जाता था कि वो सस्ते दाम पे बेचे, ड्यू टू अ लैक ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन प्राइसेस प्रिवेलिंग इन मार्केट। क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट, क्या क्वालिटी, किस भाव में बिक रही है, कब बिक रही है, कौन सी मार्केट है ना? क्या मेरे इस प्रोडक्ट का और भी क्या है, कोई खरीदार है क्या जो मेरे को अच्छा दाम दे सकता है? तो ये बातों से अनजान है। नेक्स्ट है, ये तो यार बहुत आसान है, ये तो मैं बार बार इसकी चर्चा करता हूँ, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। ये प्रॉब्लम है। चलो ये कौन पढ़ेगा? पंडित जी आप पढ़ेंगे पहला बुलेट। they also did not have proper storage facilities that they produced for selling later at a better price. मतलब भी बता दीजिए इसका। प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं दी हुई है उनके पास में, यूज करने के बाद उसे स्टोर कर सकें, ताकि बाद में वो अच्छे दाम पे बेच सके। ठीक है ना? तो इस तरह की कोई उनके पास फैसिलिटीज नहीं। आगे जैन साहब, लैक ऑफ agriculture marketing infrastructure often force the farmer to sell their produce at a lower price due to fear of spoilage or to pay off or invent damage. This phenomena इमिनेंट, वापस से बोलो, इमिनेंट डेट। हाँ, This phenomena is termed as दिस फिनोमिना, is termed as a डिस्ट्रस्ट सेल। कन्हैया चलो समझाओगे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण, वेरी गुड। मतलब फार्मर्स को कम रेट पे, अक्सर फार्मर को फोर्स किया जाता था कि जो प्रोड्यूस हुआ है वो लो रेट में बेचना, कि वो लो रेट में बेचे। क्यों? मतलब फियर हो जाता था कि क्योंकि उन्हें डर रहता था कि या तो वो प्रोडक्ट नहीं बेचा टाइम में आते हुए खराब हो जाएगा, इसी की वजह से
नहीं, अभी बात पूरी नहीं है, तो वो खराब हो जाएगा या वो अलग चीज है, या उन्हें क्या करना है, उन्हें अर्जेंट में क्या है, पैसों की जरूरत है, क्योंकि जो फसल तैयार की थी ना वो भी तो कर्जा लेके गई थी। तो अब सामने वाले ने डंडा किया है पैसा देने का, छाती पे खड़ा है तो पैसे चाहिए। अब जब वो सर पे खड़ा है कि पैसा चाहिए, तो अब यार क्या कीजिएगा यार, मतलब चलो पीछे छोड़ो, बेचो यार। अरे तुम्हें एक्सप्रेशन भी समझ में ना, डिस्ट्रेस सेल हो रही है, क्या हो रही है, डिस्ट्रेस सेल। अपनी खुशी से कर रहा है क्या, मर्जी से कर रहा है क्या, नहीं, मजबूरी में करनी पड़ रही है, ठीक है ना, यही डिस्ट्रेस सेल है। तो कह रहे हैं कि या तो उसे डर इस चीज का सता रहा है कि उसका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, प्रोड्यूस खराब हो जाएगा, या उसके सर पे खड़ा है वो बंदा जिससे उसने लोन लिया था, उसको पैसा चुकाना है विद इंटरेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि उसे अपना डेट पे करना है। दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज डिस्ट्रेस सेल, क्योंकि वो ऐसे क्या करता है, मजबूरी में बेचता है, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। Even today, more than 10% of goods produced on farm are wasted due to lack of storage. आई दिन आप अखबार में देखते रहते होंगे, इतना गेहूं बह गया, ये चावल बह गए बारिश में। शाकुंभरी देवी जाओ तो उसके रास्ते में ऐसी ओपन में ही रहते हैं, मतलब कोई वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं है, बस जिसने स्टोर करके रखा है ऊपर वाले का, वो यही बस उससे गुजारिश कर रहा होता है कि भाई बारिश मत कर देना, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ठीक है ना, मेरे पूरे 3-4 साल, सॉरी 3-4 महीने की मेहनत और पूरा जो मेरा आगे आने वाला जो बाकी जो 8-9 महीने बचे हैं वो सब बर्बाद हो जाएंगे, सारा फ्लो बिगड़ जाएगा। तो कह रहे हैं कि आज भी हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो 10% से ज्यादा क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, बिकॉज हमारे पास क्या नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। पहली प्रॉब्लम क्या थी, मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। दूसरी प्रॉब्लम मार्केट इंफॉर्मेशन। तीसरी प्रॉब्लम फैसिलिटी, therefore government intervention became necessary to regulate the activities of private traders। कह रहे तो इसलिए गवर्नमेंट का यहाँ पे इंटरवेंशन करना काफी जरूरी हो जाता है, ताकि गवर्नमेंट लगाम लगा सके किसके ऊपर, प्राइवेट ट्रेडर्स जो है उनको रोक सके, उनकी एक्टिविटीज पर लगाम लगा सके, रोक सके कि वो किसी भी फार्मर को क्या ना करे, एक्सप्लॉइट। तभी तो फार्मर बड़े बड़े क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वो एमएसपी की बात करते हैं कि हमें एमएसपी दो, और ये चीजें, वो मैंने वही चीज, मैंने आपको एक वो लल्लन टॉप की वो दिखाई थी, वीडियो दिखाई थी, वो एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें। नेक्स्ट है बच्चों, मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केट। अभी तक तो प्रॉब्लम पड़ी, अब उस समस्या का समाधान क्या है ना, क्या क्या कदम उठा सकते हैं हम या उठाने चाहिए, क्या करने के लिए, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द फॉलोइंग मेजर्स, यानी कि आजादी के बाद इस तरह की, सॉरी आजादी के पहले वो जो प्रॉब्लम थी, आजादी के बाद सरकार ने आने में, मतलब सरकार ने क्या किया है, कुछ कदम उठाए हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। उनमें पहला क्या है, रेगुलेटेड मार्केट। गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्केट को रेगुलेट किया, इनफैक्ट अभी भी करना चाहते हैं। अभी जो वो जो 3 बिल लेके आए थे जो इन्होंने विड्रॉ कर लिए, उसमें तो मंडी सिस्टम खत्म ही करना चाहते हैं। क्या खत्म करना चाहते हैं, मंडी सिस्टम। समझते हो आप मंडी सिस्टम क्या होता है, क्या होता है, आड़त के थ्रू, मतलब कि जो फार्मर होते हैं वो जाकर के जो आड़ती होता है उसको बेचते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, फिर वो आड़ती बाकी रिटेलर वगैरह को बेचता है, रिटेलर फिर किसको बेचता है, कंज्यूमर को। ये मंडी सिस्टम होता है, तो इसको खत्म करने की बात की गई थी उसमें, है ना। वहाँ पे किसानों को ये बोला जा रहा था कि तुम डायरेक्टली अब किससे, तुम्हें एमएनसीज वगैरह से हम क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे, मंडी सिस्टम को धीरे धीरे खत्म कर देंगे, और अभी जो तुम्हारा पैसे जो एजेंट वगैरह खा जाते हैं, ट्रेडर खा जाते हैं, जो आरती वगैरह सो कॉल्ड आरती जिसको बोलते हैं, खा जाते हैं, तो तुम्हारे को फायदा मिलेगा। लेकिन किसान ने बोला कि नहीं ठीक है, ये ही ठीक है, भले ही क्या मिल रहा है, कम पैसा मिल रहा है, लेकिन इनसे फेस टू फेस क्या तो हो रहा है, डील तो हो रही है, कम्युनिकेशन तो हो रहा है। तुम डायरेक्टली क्या करोगे, कंपनी से हमें क्या कर दोगे, रिलेट कर दोगे, तो ऐसे तो है नहीं, मुकेश अंबानी आम नीचे से खड़े होकर पाई लगाएंगे, हाँ जी आगे 5 किलो टमाटर, और ऊपर से मुकेश अंबानी आ रहा, लाओ यहाँ रख दे, ऐसे तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो बताओ किससे फेस टू फेस कन्वर्सेशन करेंगे, तो हमारे को डर है कि हमारे पास तो उससे भी क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें थी, खैर गवर्नमेंट ने जो की पहले वो पढ़ते, बाकी और क्या प्रॉब्लम थी वो बाद में देखेंगे। कह रहे रेगुलेटेड मार्केट, गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्केट्स को रेगुलेट किया। द फर्स्ट मेजर वाज द रेगुलेशन ऑफ मार्केट। मार्केट के ऊपर क्या किया गया, रेगुलेशंस लगाए गए टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन, ताकि ऑर्डरली तरीके से और ट्रांसपेरेंसी के साथ क्या हो सके, मार्केट कंडीशंस को मेंटेन किया जा सके।
रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेक्ट द फार्मर। जो रेगुलेटेड मार्केट है उन्हें क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब मार्केट को रेगुलेट किया गया क्या करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द फार्मर, फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर्स एंड ब्रोकर्स। जो सेलर और ब्रोकर थे उनको क्या किया गया, मतलब उनकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से इनको बचा के रखा गया। कैसे बच्चों, ध्यान से सुनो। अभी क्या होता है कि मंडी में कोई भी प्रोडक्ट आता है ना बच्चों, मंडी में कोई भी प्रोडक्ट आता है तो वो पहले ना एक वो देनी होती है, बेसिकली एक ड्यूटी देनी होती है मंडी में लाने के लिए। समझा क्या आपको, नहीं समझा, क्या समझा, क्या ड्यूटी देनी होती है, एक टैक्स टाइप से देना होता है। अब जब हम वो टैक्स देते हैं तो वो ट्रांजेक्शन प्रॉपर रेगुलेट की जाती है। क्या की जाती है, क्योंकि तुमने क्या दिया है, कोई फार्मर आया और फार्मर आकर के वो एंट्री टैक्स मान लो, कुछ भी मान लो कि अगर तुम बेचोगे तो तुमने टैक्स दिया तो तुम्हारे साथ कोई चीटिंग नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, मतलब कोई भी जो आड़ती है वो तुम्हारे को कम दाम में, जो रेट खुलेगा, रेट खुलता है वो रेट के अकॉर्डिंग तुम बेचोगे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ऐसे रेगुलेट करने का काम किया गया है। और अगर तुम मान लो वो टैक्स बचा लोगे, जैसे मान लो तुमने मंडी के बड़े बाहर ही खड़े हो गए, तुमने सोचा अंदर जाएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा बाहर ही, लेकिन बाहर से इस चीज की गारंटी नहीं है कि तुम्हें जो बराबर से जो रेट है वो मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। फिर उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा कॉशियस होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा तुम्हें, है ना। तुम्हें पता होगा कि आज का रेट क्या चल रहा है, ताकि तुम वो बाहर के बाहर क्या कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो फिर तुम कहीं जा नहीं सकते, उसके लिए आवाज नहीं उठा सकते, है ना। प्रॉपर सिस्टम से जाओगे तो तुम्हारे इंटरेस्ट को क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जाएगा, ताकि तुम्हारे साथ कोई गलत, मान ले चलो तुमने आउटसाइड मंडी बेच भी दिया, बराबर रेट में बेच दिया, लेकिन अब वो बराबर रेट या महंगे में बेच दिया, मान लिया तुम खुश हो गए, 2 रुपए महंगे में बेच दिया, ज्यादा लालच, वो कच्चा लालच कर गया ना, उधार बेच दिया, क्या बेच दिया, अब उनने पैसा नहीं दिया, अब उनने पैसा नहीं दिया, बेच ले, 2 रुपए महंगे में बेचा था, वो सारे डूब के लेके बैठ गया। तो ये चीज है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, रेगुलेट किया, ठीक है। तो वही बोल रहे थे, दिस पॉलिसी बेनिफिटेड फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर। ये जो रेगुलेशन किए गवर्नमेंट ने, कुछ पॉलिसीज बनाई, तो उससे क्या हुआ, उससे फार्मर्स का क्या हुआ, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया और प्रमोट किया गया। इससे फार्मर को क्या मिला है, बेनिफिट मिला है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने इंफ्रा भी डेवलप किया है। क्या किया है, इंफ्रा डेवलप किया है। हालांकि बहुत ज्यादा डेवलप नहीं किया, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, लेकिन हाँ भी हुआ है ना। प्रॉपर मंडी वगैरह बनाई गई, ठीक है ना। और ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम्स क्या किए गए, अवेलेबल कराए गए, रोड्स वगैरह में सुधार आया है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे तो गवर्नमेंट ने क्या भी किया है, जहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज का प्रोडक्शन ज्यादा है, उधर कुछ वेयर हाउसेज भी क्या करवाए, क्रिएट करवाए हैं, डेवलप करवाए हैं वगैरह। The government aims to provide physical infra facilities like processing unit. Government ने processing units वगैरह establish की, warehouse, cold storage, रोड्स, रेलवे एक्सेट्रा, है ना। कहीं से जैसे किसी एक पर्टिकुलर एरिया से ज्यादा प्रोडक्शन होती है तो उधर से रेलवे ट्रैक बिछाया, ताकि सप्लाई उसकी, वहां के फार्मर इसकी सप्लाई दूसरे स्टेट्स में कर सके, अच्छे दाम में उनको, उनका मतलब उनकी फसल का अच्छा दाम मिल जाए वगैरह वगैरह। लेकिन फिर कह रहा है, द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर क्वाइट इनएडिक्वेट। अच्छा तो किया है, लेकिन फिर भी क्या है, कमी है, जितना होना चाहिए था। बड़ा देश है ना यार, छोटा देश नहीं है, बड़ा देश है ना। तो जितना होना चाहिए था ना, जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था इंफ्रा में, उतना नहीं हुआ, इनएडिक्वेटली हुआ है। टू मीट द ग्रोइंग डिमांड एंड नीड टू बी इम्प्रूव। कह रहे कि जितनी डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, और हमें से और आगे क्या करने की जरूरत है, इम्प्रूव करने की जरूरत है। पहला कदम क्या उठाया गवर्नमेंट ने, मार्केट को क्या किया, रेगुलेट किया। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की। तीसरा है बच्चों कोऑपरेटिव मार्केटिंग, और इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, प्योर प्योर कल इसकी अमूल की केस स्टडी से आपको हालांकि कुछ बताया भी है, कुछ और उससे समझाऊंगा कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करते हैं, और कल मिलते हैं वही टाइमिंग 7:15 से 9:15 तक।